राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का जो इतिहास है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें ये 5वीं वीडियो है और आज हमें देखना था फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी। पीछे की 4 क्लासें आप देख लीजिएगा, वीडियोज़ में आपको दिख जाएंगी या प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी। प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में साहित्य और विज्ञान दोनों की शिक्षा का आयोजन किया गया। साहित्य में एक ओर तो क्लासिकल भाषा साहित्य, अरबी, फारसी, संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी और दूसरी ओर देश भाषा हिंदुस्तानी, भाखा, बंगला, तेलुगु, मराठी, तमिल, कन्नड़ आदि में पुस्तकों का लिखा जाना आरंभ हुआ। इसके अतिरिक्त प्रकृति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र की शिक्षा की भी व्यवस्था हुई। 1800 ईस्वी में ही गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। हिंदुस्तानी से उनका मतलब अरबी फारसी शब्दावली से भरी हुई भाषा से था। गिलक्राइस्ट के शिष्य वेली ने हिंदुस्तानी, उर्दू, हिंदी और रेख्ता को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते थे। गिलक्राइस्ट के हिंदी से अलग हिंदवी के भाखा मुंशियों की नियुक्ति की। सन 1824 में जब कैप्टन विलियम प्राइस हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष हुए तो उन्होंने गिलक्राइस्ट की भाषा नीति को बदल दिया। तब उन्होंने उर्दू के स्थान पे हिंदी को प्रधानता दी और हिंदी को हिंदवी के अर्थ में प्रयुक्त किया। ईसाई मिशनरियों को भी गिलक्राइस्ट की भाषा नीति मान्य नहीं हुई। मिशनों ने इस देश की बोली हिंदी को अपनाया। उन्होंने हिंदुस्तानी, उर्दू और भाखा हिंदी में पुस्तक तैयार करने की अलग अलग व्यवस्था की। लल्लू लाल और सदल मिश्र भाषा मुंशी थे। तो ध्यान देना है, फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 भाषा मुंशी नियुक्त किए गए थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र। लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। फोर्ट विलियम कॉलेज के इस प्रयास के बारे में अंग्रेजों ने काफ़ी गलतफहमी फैलाई। ग्रियर्सन ऐसे भाषाविद ने कहा कि यह अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत हिंदी है, जिसे गिलक्राइस्ट के तत्वाधान में लल्लू लाल ने प्रेम सागर में प्रयुक्त किया। फ्रेजर ने ग्रियर्सन की बात दोहराते हुए लल्लू लाल के साथ सदल मिश्र का नाम भी भाषा के आविष्कारों में जोड़ दिया। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार किया। आश्चर्य यह है कि ग्रियर्सन ऐसे भाषाविद भी भाषा को आविष्कार मानते हैं। ग्रियर्सन का वक्तव्य शरारत से भरा हुआ मालूम होता है, क्योंकि यह अत्यंत सामान्य बात है कि कोई बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है। यदि खड़ी बोली कोई भाषा न होती तो फोर्ट विलियम के अधिकारियों को उसमें पुस्तक लिखने का इल्हाम न होता। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर खड़ी बोली में जो कुछ लिखा जा रहा था उससे प्रमाणित है कि जन सामान्य की इस बोली के विकास के लिए राज्याश्रय की आवश्यकता नहीं थी। वास्तविकता तो यह है कि हिंदी अपनी आंतरिक क्षमता के आधार पर ही आगे बढ़ी, राज्याश्रय तो इसे मिला ही नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जिन 2 लेखकों की गद्य रचनाएं उपलब्ध हुई हैं उनके नाम हैं सदा सुख राय और इंसाल्लाह खां। तो 2 लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर थे, सदल मिश्र और लल्लू लाल, और 2 लेखक जिनकी रचनाएं मिलती हैं, गद्य रचनाएं, वो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर थे, सदा सुख राय निसार और इंसाल्लाह खां। किंतु मुंशी सदा सुख राय, जिनका जन्म 1746 में हुआ,
इनके ग्रंथ और रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ये उर्दू फारसी के अच्छे ज्ञाता और शायर थे। 1818 ईस्वी में उन्होंने मुंतख वारिख लिखी। तो मुंतख वारिख किसने लिखा? सदासुख राय ने। ध्यान देना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। मुंतख वारिख सदासुख राय ने। इससे इनके जीवन का संक्षिप्त इतिहास मालूम होता है। शुक्ल जी के मतानुसार मुंशी जी ने विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी, जो पूरा नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई के साथ चलने वाला गद्य जैसा योग वशिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा। कुछ अन्य लोगों के मत से उन्होंने भागवत का गद्यानुवाद किया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने उनके अनुवाद का नाम सुख सागर बताया है। पर रामदास गौड़ का कहना है कि उन्होंने विष्णु पुराण का पद्य अनुवाद किया था। तो एक इनकी रचना है सुख सागर। तो कुछ लोग बताते हैं कि ये भागवत का गद्य अनुवाद है, और कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु पुराण का गद्य अनुवाद है। लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ ने हिंदी भाषा सार पुस्तक का संपादन किया है। उसमें मुंशी सदासुख राय का सुरासुर निर्णय लेख और उसके वार्तिक का एक अंश संग्रहित है। संपादकों ने सुरासुर निर्णय का रचना काल संवत 1839 से 40 ठहराया है। उन्होंने सुख सागर नाम का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। हिंदी में उनका उपनाम सुख सागर था और उर्दू फारसी में निसार। तो मुंशी सदासुख राय का जो उपनाम है वो हिंदी में इनका उपनाम सुख सागर था और उर्दू में निसार था। जिस ग्रंथ के आधार पर शुक्ल जी ने उनकी भाषा के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला है वह प्रामाणिक नहीं है। सदासुख नाम के 3 व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। एक तो मुंतख वारिख के लेखक सदासुख राय, दूसरे बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र के संपादक सदासुख लाल और तीसरे जैन कवि सदासुख लाल। शुक्ल जी ने पहले सदासुख राय का उल्लेख किया है। उनकी भाषा को शुक्ल जी ने साफ सुथरी कहा है। शुक्ल जी ने इनके गद्य का जो उदाहरण दिया है वह सुरासुर निर्णय की ही भाषा के मेल में नहीं है। अतः या तो वह उनकी है या है ही नहीं, या योग वशिष्ठ की भाषा की तरह संशोधित है। सुरासुर निर्णय की भाषा का नमूना निम्नलिखित है। प्रसिद्ध योनि है, सूर देवता का असुर दैत्य संज्ञा है। ये सुरासुर निर्णय के कुछ पद्य गद्य हैं जिनकी भाषा आपको देखनी है। जो कहिए असुर दैत्य है, इस बात में दूसर है। कंस दैत्य न था, मनुष्य था। श्री कृष्ण का मामा उग्रसेन का बेटा था। तो इससे समझिए कि स्वभाव असुर है, मनुष्य होए कि अथवा देवता दैत्य होए। जिसमें तमोगुण विशेष वही असुर है। कोई क्यों न होए, प्रहलाद दैत्य था, परंतु स्वभाव उसका सतोगुणी था। उसे सुर जाना चाहिए। दुर्वासा ब्रह्मा ऋषि है, स्वभाव तमोगुणी है, उसे असुर जानना चाहिए। निश्चय ही इसकी भाषा साफ सुथरी है। सुरासुर के निर्णय के पीछे एक तर्कानुमोदित वैचारिक पद्धति भी दिखाई पड़ती है, जो निबंध के लिए जरूरी होती है। यदि सुरासुर निर्णय का लेखन काल 1783 ईस्वी के लगभग मान लिया जाए तो इसकी भाषा को हिंदी गद्य परंपरा का प्रारंभ स्वीकार करने में किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। इंसा अल्लाह खां दूसरे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य निर्माण में विशेष योग दिया है। उन्होंने उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी कदाचित 1800 और 1808 के बीच लिखी होगी।
तो रानी केतकी की कहानी किसने लिखा? इंशा अल्लाह खां ने लिखा। और उसका दूसरा पहले नाम था उदयभान चरित। और कब लिखा? तो 1800 और 1808 के बीच लिखी गई होगी। और वे लल्लू लाल और सदल मिश्र के समसामयिक थे। पर रानी केतकी की कहानी लल्लू लाल और मिश्र की रचनाओं से पहले लिखी जा चुकी थी। इंसा के पूर्वज समरकंद से आकर कश्मीर में बस गए। इसके बाद वे लोग दिल्ली आ बसे। उनके पिता माशाअल्लाह जो मुग़ल दरबार में हकीम थे, मुग़ल साम्राज्य के छिड़ होने पर मुर्शिदाबाद चले आए। इंसा अल्लाह का जन्म यहीं हुआ। इंसा लड़कपन से ही कविता करते थे। मुर्शिदाबाद के नवाब के शक्तिहीन होने पर वे शाह आलम के दरबार में आ गए। शाह आलम के यहाँ भी वे टिक न सके और अवध के नवाब आशफुद्दौला शहादत अली खां के दरबार जा पहुँचे। पर नवाब से मनमुटाव हो जाने के कारण वे वहाँ से भी खिसक गए। सन 1816 में उन्होंने अपनी इहलौकिक लीला समाप्त की। रानी केतकी की कहानी लखनऊ में ही लिखी गई, तो ये ध्यान देना है। इंसा अल्लाह खां वही थे और वही रानी केतकी की कहानी उन्होंने लिखा। इसके संबंध में इंशा ने लिखा है। क्या लिखा? ये पूछता है कि किस कहानी से ये अंश है, तो आपको ध्यान देना है। एक दिन बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई ऐसी कहानी कहिए कि जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट न मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहरी की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बूढ़े घाघ खटगराग लगा लाए। लगे कहने यह बात होते दिखाई नहीं देती। हिंदवीपन भी न निकले और भाषापन भी न हो। बस भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं। ज्यों का त्यों वही सब डोल रहे और छाँव किसी की न हो। यही नहीं होने का। इससे लगता है कि इंसान ने किसी पुराने धुराने डांग बूढ़े की उन चुनौती को स्वीकार किया था जिसमें कहा गया था कि ठेठ हिंदवी का प्रयोग संभव नहीं है। यहाँ हिंदी हिंदवी भाषा बाहरी बोली और गंवारी पर विचार कर लेना चाहिए। बाहरी बोली का अर्थ है यामिनी भाषा, यानी अरबी फारसी से भरी हिंदुस्तानी। भाषा का माने है संस्कृत निष्ठ पंडिताऊ हिंदी। गंवारी वह है जो भले लोगों की भाषा न हो। अर्थात इंसान ने शिष्ट जनों की बोलचाल की भाषा में, जिसमें न तो संस्कृत का प्रभाव था न अरबी फारसी का, एक कहानी लिखा, रानी केतकी की कहानी। चंद्रबली पांडे के विचार से कहते हैं, रानी केतकी की कहानी उर्दू की खड़ी बोली है और वस्तु हिंदू तथा मजहब सिया है। इस दृष्टि से देखने पर कबीर, जायसी, कुतुबन, मंझन का क्या होगा। पांडे जी ने इन कवियों पर भी कुछ वैसा ही मंतव्य व्यक्त किया है। रानी केतकी की कहानी के कुछ शब्दों और मुहावरों के आधार पर उन्होंने उसमें बाहरी शब्दों को भी खोज निकाला है, किंतु समग्रतः उसकी भाषा हिंदी या हिंदवी है। लल्लू लाल की भाषा को भी खड़ी बोली और हिंदवी कहा गया है। यह सही है कि उक्त कहानी मसनवी शैली पर लिखी गई है, पर वह सूफी प्रेमाख्यान नहीं है जैसा कि शोध ग्रंथों में लिखा गया है। हिंदी के सूफी प्रेमाख्यानों और रानी केतकी की कहानी में केवल इतना ही अंतर है कि सूफी काव्य में पद्य है और यह गद्य में है।
किंतु प्रारंभिक ईश्वर वंदना प्रत्येक परिच्छेद के आरंभ में लंबे शीर्षक, ईरानी कथानक रूढ़ियाँ आदि इसे सूफी प्रेमाख्यान की कोटि में नहीं रख पाती। यह केवल प्रेमाख्यान है, इसमें तसव्वुफ का स्पर्श नहीं है। उसकी भाषा का नमूना देखिए। दायरे उसके उभार के दिनों का सुहानापन, चाल ढाल का अच्छन वच्छन, उठती हुई कोपल की कली पहने, जैसे बड़े तड़के धुंधले के हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरणें निकल आती हैं। कितनी ताजा और जीवंत भाषा है, पर इस प्रकार की भाषा कहीं नहीं है। सब मिलाकर उसकी भाषा सर्वत्र हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ती। चटक मटक फारसी के प्रभाव का सूचक है, फिर भी प्रारंभिक गद्य में उसके योग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब है फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी लल्लू लाल, इनका जन्म हुआ था 1763 में और निधन 1835 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के, अभी हमने फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी देखा था, अब हम उसके अंदर की हिंदी देखेंगे। तो उसके भाषा मुंशी लल्लू लाल थे और सदल मिश्र थे। इन्होंने क्रमशः प्रेम सागर और नासिकेतु उपाख्यान पुस्तकें लिखी। लल्लू लाल आगरे के रहने वाले थे। जीविका की खोज में सन 1786 में मुर्शिदाबाद पहुँचे और मुबारक-उद-दौला के संपर्क में आए। थोड़े दिनों तक वे नागौर नरेश रामकृष्ण के आश्रय में भी रहे, पर राजा रामकृष्ण के कैद हो जाने पर वे कलकत्ते लौट आए। कलकत्ता में उन्होंने एक प्रेस खोला। गिल क्राइस्ट के संपर्क में आने पर सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज में वे गद्य लेखक के रूप में नियुक्त कर लिए गए। 2 वर्ष बाद सन 1802 में वे भाषा मुंशी के पद पे प्रतिष्ठित हुए। लल्लू लाल के नाम पर छोटी बड़ी 14 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनका अनुवाद उन्होंने दूसरे की सहायता से किया है अथवा दूसरों को सहायता पहुंचाई है। जैसे लल्लू लाल ने सिंहासन बतीसी लिखा है 1801 में, बैताल पच्चीसी है, माधोनल है, शकुंतला है, सब 1801 में ही लिखा इन्होंने। तो इनकी रचना कौन कौन सी है? सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, माधोनल, शकुंतला। इन चारों पुस्तकों को लिखने में लल्लू लाल की मांग पर कॉलेज ने उनके सहायतार्थ 2 फारसीदा, मजहर अली खान विला और काजिम अली जमा को नियुक्त किया। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने 2 शायर मेरे लिए तैनात किए, मजहर अली खां विला और काजिम अली जमा। 1 बरस में 4 पोथी का तर्जुमा ब्रज भाषा से रेखते की बोली में किया। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल। सिंहासन बत्तीसी सुंदरदास की ब्रजभाषा रचना का, बैताल पच्चीसी सूरत कवीश्वर की ब्रजभाषा रचना का, शकुंतला नाटक नेवाड़ा की ब्रजभाषा रचना का और माधोनल मोतीराम की ब्रजभाषा रचना का अनुवाद है। उन्होंने स्वयं जो रचनाएं अनुदित या संग्रहित की वे निम्नलिखित हैं: राजनीति अथवा वार्तिक, ओरिएंटल, लताइफे हिंदी नकलियात, खड़ी बोली ब्रजी और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं टेल्स का संग्रह। लल्लू लाल ने इनका संपादन प्रकाशन किया था। 5वां है भाषा कायदा, 1811 में ब्रजभाषा व्याकरण। 6वां है सभा विलास, 1815 में ब्रजभाषा काव्य संग्रह। 7वां है माधव विलास, 1817 में ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू काव्य है। 8वां है लाल चंद्रिका, 1818 में
बिहारी सत्सई की खड़ी बोली में टीका है। ग्रियर्सन ने उनके मसादिरे भाषा तथा तासी ने विद्या दर्पण पुस्तक का उल्लेख किया है। खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से उनकी 5 पुस्तकें विचारणीय हैं। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, माधोनल, शकुंतला और प्रेम सागर। पहली 4 पुस्तकों को लल्लू लाल ने रेखते की बोली कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में उनकी भाषा उर्दू है। गारशा दत्तासी ने लल्लू लाल को उन पुस्तकों की रचना में केवल सहायक माना है। माधोनल और शकुंतला की भाषा उर्दू है, तो ये ध्यान देना है। लल्लू लाल ने शकुंतला उर्दू भाषा में लिखा है, पूछता है ये। पर क्या सिंहासन बत्तीसी और पच्चीसी के संबंध में भी यही सच है? इन दोनों पुस्तकों को न तो हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान मिलता है, न उर्दू साहित्य के। इससे इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि इनके भाषा में बोलचाल के शब्द हैं। बैताल पच्चीसी की भूमिका इसकी भाषा को उर्दू भाषा घोषित करती है, पर वह हिंदी के अधिक निकट है। ये बातें करते थे कि इतने में सांझ हुई, उसे अच्छा भोजन दिया और उसने व्यालू किया। मसल मशहूर है कि भोग 8 प्रकार का है। 1 सुगंध है, दूसरे बनिता, तीसरे वस्त्र, चौथे गीत, 5वें पान, 6ठे भोजन, 7वें सेज, 8वें आभूषण। ये सब वहाँ मौजूद थे। गरज जब पहर रात आई, उसने रंग महल में जा उसकी सारी रात आनंद से काटी। जब भोर हुई वह अपने घर गया और वह उठ के अपने सखियों के पास आई। बैताल पच्चीसी 18वीं कहानी। सन 1896 में सिंहासन बत्तीसी की भूमिका में उसके संपादकत्व सैयद अब्दुल्ला ने इसकी भाषा के संबंध में लिखा है। क्या लिखा है कि जिस भाषा में सिंहासन बत्तीसी लिखी गई है वह हिंदी, हिंदुस्तानी, संस्कृत, फारसी और अरबी मिश्रित ब्रज है, पर प्रधानता हिंदी तत्व की है। इसमें वैसे अरबी फारसी शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो सामान्य व्यवहार में प्रचलित हैं और वस्तुतः घरेलू शब्द बन चुके हैं। हिंदी इसके अतिरिक्त और क्या है? सिंहासन बत्तीसी की भाषा का नमूना देखिए। तीनों लोक में हंगामा मचा कि राजा वीर विक्रमाजीत का काल हुआ। उस वक्त आगिया कोयला दोनों वीर भी साथ राजा ही के लोप हो गए। न वह स्वामी रहा न वे दास रहे। संसार में से धर्म की ध्वजा उखड़ गई। सब रैयत राजा के राज की रोने लगी। विराहमान भाट भिखारी रांड दुखी सब धाय मार मार रो रो कहने लगे कि हमारा आदर करने वाला और मान रखने हारा आज जग से उठ गया। रानियां राजा के साथ सती हुई और जितने दास दासी थे वे सब अनाथ हो गए। हिंदी गद्य के विकास के संदर्भ में लल्लू लाल के प्रेम सागर की विशेष चर्चा होती है। यह हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से अंशतः 1803 से 5 में पूर्णतः 1825 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसकी रचना का उद्देश्य हिंदवी से परिचित कराना था। लल्लू लाल ने इसमें यामिनी भाषा को छोड़ने का प्रयास किया है, यद्यपि यामिनी भाषा में उन्हें पूर्णतः नहीं छोड़ा। खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से प्रेम सागर का कोई खास महत्व नहीं है। इसका ब्रजभाषा रंचित वृत्त ग्रंथि गद्य न इंसा की खड़ी बोली की तरह साफ सुथरा है और न बैताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी की तरह खरा। आचार्य शुक्ल ने उसके गद्य को कथा वार्ता के काम का कहा है। उसकी भाषा का नमूना देखिए। इस बात के सुनते ही कृष्ण जी ने हंसते हंसते शत्रुजीत से कहा कि यह मणि राजा जी को दो और संसार में जस बढ़ाई लो।
देने का नाम सुनते ही वह प्रणाम कर चुप वहां से उठ सोच विचार करता अपने भाई के पास जा बोला कि आज श्री कृष्ण जी ने मणि मांगी और मैंने न दी। इतनी बात जो सत्यजीत के मुंह से निकली तो क्रोध कर उसके भाई प्रेसेन ने वह मणि ले अपने गले में डाली और शस्त्र लगाम घोड़े पर चढ़ अहेर को निकला। महावन में जाए धनुष चढ़ाए, लगा साबर चीतल पाढ़े रीछ और मृग मारने। इसमें एक हिरन जो उसके आगे से झपटा तो इसने भी खिजलाए के विष पीछे घोड़ा दपटा और चला अकेला कहाँ पहुँचा कि जहाँ जुगान जुग की एक बड़ी ओंडी गुफा थी। स्पष्ट है कि प्रेम सागर केवल ब्रजभाषा रंजित ही नहीं है, इसमें शब्द रूपों की अनिश्चितता भी दिखाई देती है। शैली पर पंडिताऊपन की गहरी छाप है। मुहावरों का वैसा प्रयोग नहीं हुआ जैसा बैताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी में दिखाई पड़ता है। सच तो यह है कि उन्होंने न संस्कृत का ज्ञान था और न ब्रजभाषा का, इसीलिए न तो वे मूल ग्रंथों का मर्म समझ सके थे और न अनुवादों की भाषा को ही औचित्यपूर्ण ढंग से प्रयुक्त कर सके। फोर्ट विलियम कॉलेज के दूसरे भाषा मुंशी सदल मिश्र शाहाबाद जिले के घोडिहा गांव के निवासी थे। उक्त कॉलेज के तत्वाधान में सन 1803 में उन्होंने चंद्रावती अथवा नासिकेतोपाख्यान को संस्कृत से खड़ी बोली में अनुदित किया। तो आपको ध्यान देना, नासिकेतोपाख्यान का डेट पूछता है, 1803 में लिखा गया। ये 1803 में उन्होंने आध्यात्म रामायण का रामचरित अथवा अध्यात्म रामायण नाम से अनुवाद किया। ये दोनों ग्रंथ सदल मिश्र ग्रंथावली के रूप में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित हो चुके हैं। नासिकेतोपाख्यान को वह प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई जो प्रेम सागर को मिली। कॉलेज के पाठ्यक्रम में उसे नहीं रखा गया। इसका कारण कदाचित यह था कि इसकी भाषा हिंदुस्तानी के मेल में नहीं थी। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान का सीधे संस्कृत से अनुवाद किया था, इसलिए स्वाभाविक था कि उसकी भाषा में संस्कृत की प्रचुर शब्दावली मिलती। संस्कृत के वाक्यों विन्यासों का प्रभाव भी इसकी भाषा पर पड़ा है। लंबे वाक्यों से घिरे हुए वर्णन, पूर्वकालिक क्रियाओं की बहुलता आदि। नासिकेतोपाख्यान की भाषा पे ब्रजी और भोजपुरी दोनों का रंग है। कौदती, गाक्ष, बतकही आदि पूर्वी के शब्द तथा कैसे हूँ, जाननिहार आदि पूर्वी के रूप भी उसमें मिलते हैं। ब्रजी के रूप जैसे चितौने लगे, सहस्त्रन, कीसु आदि भी उसमें मौजूद हैं। लिंग दोष भी मिलता है। मुंगेरों के मार से, सारे पृथ्वी का पति आदि। कहीं कहीं वाक्य अशक्त और लद्दड़ है। पहले मास में तो उस कन्या को कुछ अधिक सा देह में रूप उपजा। इन त्रुटियों के बावजूद सदल मिश्र की भाषा हिंदी की अपनी प्रकृति के मेल में है। एक दिन एक समय राजा जन्मेजय गंगा के तीर पर 12 बरस यज्ञ करने को रहे। एक दिन स्नान पूजा करी, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दे, देवता पितरों को तृप्त करके ऋषि और पंडितों को साथ लिए। वैशंपायन मुनि पास जा दंडवत कर खड़े हो हाथ जोड़ कहने लगे कि महाराज, आप वेद पुराण सब शास्त्र के सार जान निहार, तिस पर व्यास मुनि के शिष्य, सब योगियों में इंद्र समान हो। ऐसी कथा की जिसके सुनने से पाप कटे और कोई रोग ना होए, नर जन्म संसार में अच्छा भोग, अंत में मुक्ति मिले, हमसे कहिए। हिंदी गद्य के प्रथम 4 आचार्यों सदा सुखराय, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र
कि गद्य के महत्व के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। श्याम सुंदर दास के मतानुसार पहला स्थान इंसा अल्लाह खां, दूसरा सदल मिश्र और तीसरा लल्लू लाल को मिलना चाहिए। शुक्ल का कहना है कि गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त धार लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदासुख और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में भी मुंशी सदासुख की भाषा अधिक महत्व की है। मैंने पहले ही संकेतित किया है कि शुक्ल जी ने सदासुख राय के संबंध में जो निर्णय लिया है उसका आधार अप्रामाणिक है। इंसा की शब्दावली ठेठ हिंदी की है, किंतु उसका ढांचा हिंदी की प्रवृत्ति के बहुत अनुकूल नहीं पड़ता। रानी केतकी की कहानी हिंदी उर्दू शैली है, उस पर राग दरबारी शैली की गहरी छाप है। परवर्ती हिंदी ने उनकी भाषा को तो ग्रहण किया, किंतु उनकी शैली को नहीं। सदल मिश्र की भाषा शैली में हिंदी की अपनी प्रकृति है। यदि उसमें अरबी फारसी के शब्दों को रखा जाए तो भी उसे हिंदी ही कहेंगे। लल्लू लाल की प्रेम सागरी हिंदी का हिंदी गद्य के निर्माण में उल्लेख योग नहीं है, बल्कि बैताल 25वीं और सिंहासन 32वीं की भाषा का ढांचा हिंदी का है। केवल अरबी फारसी के शब्दों के कारण उसे हिंदुस्तानी मानने का कोई तुक नहीं है। हिंदी गद्य के विकास में अपने अपने ढंग से सभी का योग है, पर सदल मिश्र का महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। सुरासुर निर्णय के आधार पर सदासुख राय का महत्व निर्विवाद है, अतः महत्व की दृष्टि से इनका क्रम होगा सदासुख राय, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां और लल्लू लाल। और डेट के हिसाब से नहीं, महत्व की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व किसका था, फिर उसके बाद किसका, फिर उसके बाद, तो महत्व की दृष्टि से इनका क्रम सबसे पहले सदासुख राय हैं, सदल मिश्र हैं, इंसा अल्लाह खां हैं, लल्लू लाल हैं। दोनों सौ वाले पहले हैं, सबसे पहले सदासुख राय, फिर सदल सुख लाल, फिर इंसा अल्लाह खां, फिर लल्लू लाल। अब है ईसाई मिशन। ईसाई मिशन देखेंगे। यदि राजकाज के लिए सरकारी स्तर पर हिंदी गद्य का निर्माण और प्रसार कोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से किया जाने लगा, तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनों ने भी हिंदी गद्य के निर्माण में योग दिया। इस धर्म में धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशन बराबर आया करते थे, पर बाइबिल के हिंदी अनुवाद का कार्य कलकत्ते के पास श्री रामपुर में स्थापित डेनिश मिशन ने शुरू किया। केरे, मार्शमैन और वार्ड ने सन 1799 में इसकी नींव डाली, पर इस त्रयी में केरी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। केरे को गिलक्राइस्ट की हिंदुस्तानी कृत्रिम प्रतीत हुई, अतः धर्म प्रचार की दृष्टि से उसने इसे उपयोगी नहीं समझा। और वे यहाँ आने के पहले काम चलाऊ हिंदी सीख चुके थे। 2 मुंशियों की सहायता से किया गया बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1811 में छपा। यह बाइबिल का पहला हिंदी अनुवाद है। सर्वप्रथम केरे ने हिंदी की प्रकृति को अलग किया। अपने अनुवाद के चौथे संस्करण में उनका कहना है, क्या कहना है? तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी की उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और जो मुसलमानों के आने के पूर्व संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी। यह अब भी बहुत व्यापक क्षेत्र में समझी जाती है, विशेषकर जनसाधारण के मध्य। केरे के पश्चात चेम्बरलेन ने भी हिंदी की अपनी प्रकृति को समझने की कोशिश की। उसने हिंदी की विभिन्न शैलियों, चलती हिंदुस्तानी, चलती नागरी, संस्कृत निष्ठ हिंदुस्तानी, ग्राम्य शब्द बहुल हिंदी को वह हिंदवी कहता था। मतलब यह
कि चेम्बरलेन ने भी उर्दू को हिंदी की एक शैली ही माना है। यदि विभिन्न कालों 1811, 1818, 1821, 1826, 1834 में किए गए बाइबिल के अनुवादों की भाषा का अध्ययन किया जाए तो उनमें क्रमिक विकास को स्पष्ट देखा जा सकता है। पहला, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाया और उन्हें पलीत रूहों के दूर करने की और हर तरह की बीमारी और हर किस्म के आजार से शिफा बख्शने की कुदरती बख्शी। दूसरा, ये देखिए, ये उसका नमूने हैं कुछ कि कैसे कैसे उसके क्रम में अनुवाद किए गए, क्या उसकी भाषा में परिवर्तन देखा। दूसरा है, और यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुला के नापाक भूतों के ऊपर उन्हीं के छुड़वाने को और हर तरह की बीमारी और हर एक आजार दूर करने की उन्हें कुदरत किया। तीसरा है, और अपने 12 शिष्यों को समीप बुलाकर अपवित्र आत्माओं के ऊपर उन्हीं के छुड़वाने को और सब पीड़ा और सब दुबलाई आँची करने को उन्हीं को अधिकार दिया। धीरे धीरे फोर्ट विलियम कॉलेज के अधिकारियों की भांति ईसाई मिशनरियों को भी स्पष्ट हो गया कि उत्तर भारत की जनभाषा हिंदी है और उनके अनुवादों में इसी का प्रयोग होने लगा। अब है प्रेस और समाचार पत्र। तो हमें देखना है प्रेस और समाचार पत्र। यो तो प्रेस स्थापना का छिटपुट प्रयास गोवा आदि स्थानों में हुआ, किंतु व्यवस्थित रूप से उसकी शुरुआत कलकत्ते में हुई। चार्ल्स विलिकन्स ने नैथेनियल ब्रेसी हॉलहेड कृत ए ग्रामर ऑफ बंगाली लैंग्वेज के लिए प्रथम बार बंगला टाइप बनाए। विलिकन्स ने हुंगले प्रेस के लिए बंगला टाइप के अतिरिक्त नागरी टाइप भी निर्मित किए। श्री रामपुर मिशन के केरी पंचानन कर्मकार की सहायता से टाइप फाउंड्री खोली गई। वस्तुतः नागरी टाइपों का जन्म स्थान हुगली और श्री रामपुर है। श्री रामपुर में पहले पहल टाइप फाउंड्री बनी। यहाँ से ही अन्य स्थानों को टाइप भेजे जाते थे। टाइप उपलब्ध होने से जगह जगह छापेखानों का खुलना आरंभ हो गया। छापेखाने के कारण पुस्तकें और समाचार पत्रों का प्रकाशन का द्वार खुल गया। सन 1780 में J.A. हिक्की ने अंग्रेजी में द बंगाल गजट प्रकाशित किया। द गजट भारतीय पत्र जगत में नया प्रकाश लेके आया। इसके बाद अंग्रेजी के और भी पत्र प्रकाशित हुए। 1818 में मार्शमैन और केरे ने दिग्दर्शन नामक बंगला पत्र प्रकाशित किया। वह बंगला और अंग्रेजी दोनों में छपता था। हिंदी में पहला पत्र उदंत मार्तंड है, जो 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। इसमें देश विदेश के समाचार, अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सूचनाएं, बाजार भाव आदि रहते थे। हिंदी संबंधी दूसरे पत्र के सिलसिले में बंगदूत का नाम लिया जाता है। यह R.M. मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया। कहा जाता है कि यह बंगला, हिंदी और फारसी में छपता था, पर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार यह बंगला और फारसी में छपा करता था। 1829 में यह सरकारी आदेश से बंद हो गया। फिर यह 2 रूपों में प्रकाशित हुआ, हिंदू हेराल्ड अंग्रेजी और बंगदूत बंगला और हिंदुस्तानी यानी उर्दू में। सेठों के लाभार्थ बाजार भाव बंगला और नागरी दोनों में छपते थे। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में बंगदूत का कोई स्थान नहीं है। 1846 में कोलकाता से मोहम्मद नासिरुद्दीन के संपादकत्व में जगत दीपक भास्कर प्रकाशित हुआ। इसके प्रत्येक पृष्ठ पे 5 स्तंभ होते थे, बंगला, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और हिंदी के स्तंभ। 1844 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा स्थापित और तारा मोहन मित्र द्वारा संपादित बनारस अखबार निकला।
यह नागराक्षरों में हिंदुस्तानी शैली का पत्र था। 1850 में सुधाकर तारामोहन मित्र के संपादकत्व में निकला। यह पहले हिंदुस्तानी ढर्रे का पत्र था, बाद में शुद्ध हिंदी में निकलने लगा। सन 1950 से 67 ईस्वी के बीच बहुत से और पत्र भी प्रकाशित हुए। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में, सत्यदीपक 66 में, लोकमित्र 67 में और बुद्धि प्रकाश सदा सुखलाल का और नूरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण आदि। इन समाचार पत्रों की भाषा परिष्कृत नहीं कही जा सकती। इनमें ब्रजी, अवधी, भोजपुरी के शब्दों का प्रयोग तो है ही। ब्रजी के कई रूप विन्यास भी पाए जाते हैं, किंतु इनके द्वारा नए नए शब्दों का व्यवहार होने लगा और खड़ी बोली की श्रीवृद्धि हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। अब दिया है पाठ्य पुस्तकें। हमने पत्रिकाएं देखा, फिर है पाठ्य पुस्तकें। तो पाठ्य पुस्तकें भी हम देख सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज ने ही पाठ्य पुस्तकों की परंपरा की शुरुआत की। लल्लू लाल का प्रेम सागल, सदल मिश्र का रामचरित्र और नासिब के तोपाख्यान पाठ्य पुस्तकें ही थी। लल्लू लाल की सहायता से मजहर अली द्वारा लिखित बैताल पच्चीसी और काजिम अली की सिंहासन बत्तीसी ऐसी ही रचनाएं हैं। प्राइज के समय में हिंदी एंड हिंदुस्तानी सिलेक्शन 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। अंग्रेज शासकों ने प्रशासन की सुविधा तथा ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए अनेक कॉलेज और स्कूलों की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आगरा कॉलेज आगरा, नॉर्मल स्कूल आगरा, दिल्ली कॉलेज, इंदौर, हिंदी स्कूल आदि स्थापित हो चुके थे। ईसाई मिशनों ने नगरों में छोटी छोटी पाठशालाएं खुलवाई। गांव में भी पाठशालाएं खुलने लगी। फलस्वरूप हिंदी पाठ्य पुस्तकों की मांग हुई। शासकों और मिशनों के प्रयास से बहुत सी टेक्स्ट बुक सोसाइटियां खुली। उनमें कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817 में इसकी स्थापना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूथ में आप पढ़े होंगे, पूछा गया है कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1817 में। मद्रास स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1828 में। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1820 में। आगरा बुक सोसाइटी 1820 में और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 में और नॉर्दर्न इंडियन क्रिश्चियन बुक सोसाइटी आगरा बनारस 1848 प्रमुख है। तो इनका आपको स्थापना वर्ष ध्यान देना है। कलकत्ता बुक सोसाइटी 1817 में, मद्रास स्कूल बुक सोसाइटी 1828 में, आगरा बुक सोसाइटी 1820 में, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 में। इन पाठ्य पुस्तकों में रतन लाल की भूगोल सार, कथा सार, भूगोल दर्पण आदि उल्लेखनीय है। कलकत्ता बुक सोसाइटी के तत्वाधान में पुरुष परीक्षा संग्रह अनुदित हुआ। मूल सूत्र 1820 में उसी सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुआ। इसमें कुछ छात्रोपयोगी कहानियां संग्रहित हैं। एडम लिखित उपदेश कथा लघु कहानियों का संग्रह है। 1840 में ज्ञान प्रकाश आगरा बुक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुआ। इतिहास, भूगोल आदि विषयों के साथ साथ ज्ञानांतर सार या मेटेरिया मेडिका हिंदुस्तानी छापाखाना कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इस तरह और भी अनेक पुस्तकों का उल्लेख किया जा सकता है। बीबी रोसाही के मूल सूत्र की भाषा देखिए। छोटी दंत लड़की की बात। एक छोटी लड़की की 4-5 बरस की एक गरम रोटी चीखने को चाहती थी। उसने रोटी वाले को जाते देखा, तब रोटी खरीद करने की अपनी माँ से 1 पैसा मांगा। माँ ने 1 पैसा दिया, तब वह दौड़ी और तुरंत मोल ली। फिर आके दरवाजे के पास उसने एक गरीब औरत देखी जो खाने मोल लेने के वास्ते पैसा मांगती थी, क्योंकि वह बहुत भूखी थी। उसने उससे कहा कि मेरे पास कोई पैसा और नहीं, लेकिन हम जाके अपनी माँ से पूछूंगी पैसे के वास्ते। तब वह भीतर दौड़ी गई
और जल्दी फिर आई। गरीब रंडी से कहा कि मेरी माँ के पास और कोई पैसा नहीं, लेकिन एक रोटी वहाँ है तुम्हारे वास्ते, और वह गरम भी है, लो खाओ और दिल खुश रहो। हम भी खुश हैं कि मेरे पास जो था सो भूखी को दिया। पाठ्य पुस्तकों की भाषा बाइबल के अनुवादों की भाषा की उपेक्षा साफ सुथरी है, यद्यपि ब्रज के स्पर्श से सर्वथा मुक्त नहीं है। शब्द प्रयोग की अनुपयुक्तता, लिंग वचन की अनेक भूलें हैं, किंतु पाठ्य पुस्तकों के लिए नई शब्दावली भी ढूंढना पड़ा है। नए विषयों के अनुरूप शब्दों की तलाश करनी पड़ी है। इस तरह भाषा की श्रीवृद्धि में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण योग है। अब है खड़ी बोली गद्य का संघर्ष की कहानी। तो खड़ी बोली गद्य के जो संघर्ष की कहानी है उसे हम देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये कहानी इस क्लास में तो पूरी हो नहीं पाएगी। तो फिर अगली क्लास का इंतज़ार आप लोगों को करना होगा खड़ी बोली गद्य के संघर्ष की कहानी देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।